फौजिया शफीक आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप कैसे हैं? और उम्मीद है खैरियत से होंगे। गर्मी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती जा रही है, तो उसमें आपने किस तरह से अपना ख्याल रखना है, हम गाहे बगाहे आपके साथ कुछ जो पॉइंट्स हैं वो शेयर करते हैं। मगर ये कि आपको पानी का ख्याल रखना है, गर्मी में किस तरह किन टाइमिंग्स में आपने बाहर जाना है, इसका खास ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा धूप में आप बाहर ना जाइए। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। जैसे कि बहुत सारे जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, उसमें से एक आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमद मेडिकल कॉरपोरेशन ने हाल ही में डायबिटीज़ के अज़ा के बचाव को फ़रोग़ देने के लिए अमेरिकन डायबिटिक अवेयरनेस अलर्ट डे में शमूलियत इख्तियार की और एक मुल्क गिर आगाही मुहिम शुरू की है, जिसका जो मौजू है वो है इब्तिदाई तशख़ीस जल्द मुदाखलत का बायस बनती है और एक टांग बचाओ जिंदगी बचाओ, यानी अर्ली डायग्नोसिस लीड्स टू अर्ली इंटरवेंशन, सेफ अ लेग सेफ अ लाइफ। इसका मकसद आम लोगों और ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के मरीज़ों को पैरों के अल्सर और टांगों के कटने के ख़तरे से आगाह करना था। डायबिटीज़ या डायबिटिक जो फुट है वो सेहत आमा का एक बहुत बड़ा मसला है जो दुनिया भर के लोगों को मुतासिर करता है। अदाद और शुमार बताते हैं कि डायबिटीज़ के शिकार 25% लोगों को डायबिटिक फुट के यानी डायबिटीज़ के जो अफराद हैं उनको पाँव के अल्सर होने का ख़तरा होता है। अज़ा को बचाना किसी अज़ा को कटने से बचाने की कोशिश है, जैसे कि पाँव। लिसनर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे साथ होते हैं डॉक्टर साहबान, तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सिद्दीक मशहूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लिसनर्स, डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं और आप अपने जो बहुत ही बिजी स्केड्यूल होता है उसमें से हमें टाइम देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत अच्छी मालूमात और जो आगाही है वो हम तक और हमारे लिसनर्स तक पहुंचती है आपके थ्रू। और जैसे कि लिसनर्स, आज हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने पहले डायबिटीज़ की बात की, शुगर के मरीज़ों की थोड़ा सा हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि ये जो मुहिम का आगाज़ किया गया है तो वो क्यों है, क्या उसके जो फ़वाइद हैं वो हो सकते हैं उनके पीछे नज़र। और दूसरा ये कि थायराइड, जो कि आपकी तरफ से हमें बहुत बार कहा गया कि हाइपोथायराइडिज्म पर बात की जाए और ये कि उसकी किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है वो क्या है, तो आज हम इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा थोड़ा सा हम उससे टच करेंगे कि आपके पास जैसे डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं और जी हमने उस पर पूरा एक प्रोग्राम भी किया। मगर अब हाल ही में जैसे कि ये जो मुहिम का आगाज़ किया गया, जो अमेरिकन डायबिटिक अवेयरनेस अलर्ट डे में जो शमूलियत इख्तियार की HMC ने, तो उसमें डायबिटिक फुट का वो है कि अगर हम एक लेग को या एक उसको बचा लेते हैं तो एक पूरी जिंदगी को बचा लेते हैं। तो उस पर थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगी, ये क्या है? जी, डायबिटिक फुट जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज का। जी। तो जो लोग डायबिटीज से जिंदगी गुजार रहे हैं तो ये काफी अरसे के बाद, यानी कम से कम 8-10 साल के बाद, अगर डायबिटीज का प्रॉपर कंट्रोल नहीं है और दूसरे दीगर भी अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको हम माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं जी, तो वो अगर होते हैं, जैसे कि इसमें न्यूरोपैथी हो जाती है, असाब पर असर होता है जी, और शुगर का ना कंट्रोल होना, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल ना होना, तो इन ब्लड प्रेशर का हाई होना, तो इन सारों का मजमुआ होता है कि भाई आपके अंदर जो है आपके यानी डायबिटिक फुट एक क्या चीज है कि उसके अंदर हमारे पैर के अंदर क्या है, नर्व्स, असाब हैं जी, और खून के जो रगे हैं वो होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि डायबिटीज पेशेंट्स के अंदर खून की रगों के अंदर भी जो है काफी चिकना वगैरह जमा होता है, तो उसके वजह से पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज होती है। ठीक है, तो वो और न्यूरोपैथी, इसके वजह से डायबिटिक फुट के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो डायबिटिक फुट होता है क्या बेसिकली, यानी पेशेंट्स को इनिशियल स्टेजेस में उनके सेंसेशंस चले आते हैं, जो प्रोटेक्टिव जो सेंसेशंस होते हैं तो वो चले आते हैं। तो इससे कैसा इससे इसको पहचानते कैसे हम लोग, यानी हर पेशेंट को चाहिए जो भी डायबिटीज से मुतासिर है कि एनुअल एग्जामिनेशन साल में एक मरतबा
पूरा कॉम्प्रिहेंसिव फुट एग्जामिनेशन होना जरूरी है। जैसे कि कहते हैं कि आइज का जो है बिल्कुल, जैसे आइज का सालाना एक मरतबा होता है, तो ऐसा फुट का भी होना जरूरी है। अच्छा, भाई स्पेशली ट्रेन्ड डॉक्टर या नजर आ रहे होते हैं, तो ये भी है, वो तो ख्याल रखना तो अलग बात है, मगर ये कि उसकी पूरा एग्जामिनेशन जरूरी है। बिल्कुल। तो ये तो हमारे पास खासकर पोडियाट्रिस्ट हैं जो खुसूस उसमें माहिर हैं, जो पूरी तरीके से इवेलुएट करते हैं, एसेस करते हैं फूड को, तो वो करना होता है। उसके अलावा पेशेंट को हम एजुकेट करते हैं कि वो खुद से कैसा ख्याल रख सकते हैं, तो ये बहुत अहम होता है, क्योंकि हम तो साल में एक मरतबा देखेंगे, लेकिन पूरे साल तो आप ही को जो है उसका पूरा केयर करना होता है। तो वो कैसे करें? तो हम लोग पेशेंट को यही बोलते हैं कि फूड का यानी अपने पैरों की जो है हिफाजत ऐसी करना चाहिए कि आप दिल की हिफाजत करते हैं। ठीक। तो क्योंकि अक्सर पेशतर जो है कॉम्प्लिकेशंस यहाँ से शुरू होते हैं और वो बहुत सीरियस होना शुरू होते हैं बाद में। ठीक। यानी एक बार अल्सर हो गया तो फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस मजीद होना शुरू होते हैं। ठीक ठीक। तो जो हमारे जो एजुकेशन जो होती है, जो तालीम होती है पेशेंट्स के लिए, हम ये कहते हैं कि देखिए आप जब भी आप अपने चल रहे हैं, आप कहीं भी आप बेयर फुट यानी आप नंगे पैर ना चलें। अच्छा। तो आप प्रोटेक्टिव फुटवेयर होना जरूरी है। सही। आप अच्छे फिटिंग सॉक्स टाइट फिटिंग है, नॉर्मल लूज फिटिंग सॉक्स का पहनना जरूरी है, चाहे आप घर में हो या बाहर हो, तो सॉक्स का पहनना काफी जरूरी है। ठीक है। और फॉर एग्जांपल आप शावर ले रहे हैं और टब में आप शावर में जाना चाह रहे हैं, तो आप पहले से टेम्परेचर चेक कर लें, क्योंकि आपको बर्न्स के चांसेस ना हो, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि पानी कितना गर्म है, क्या है। तो वो भी एक एहतियात, सेंसेशन जरा कम होना शुरू होती है। तो ये चीजें होती हैं। जब आप अपने नेल्स को कट कर रहे होते हैं तो बिल्कुल सामने से कट करें, एकदम साइड से डीप में जाके ना कट करें। ठीक है। उसको नेल फाइलिंग करके आप ये कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर क्या होता है, अंदर से अगर हम नेल्स कट करें तो हो सकता है वहां से हम उसका कट करते हैं, चमड़ा स्किन भी आ जाता है और वहां से इन्फेक्शन के चांसेस शुरू होते हैं। क्योंकि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, जैसे कि पेडिक्योर करवाया जाता है, मैनिक्योर, उसमें बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने आते हैं कि लेडीज के ना कि उसमें वो इन्फेक्शन जब हो जाता है फिर थ्रू मतलब प्लांटर अंदर तक भी चला जाता है। जैसे हैंड्स की बात करें, नाखून जैसे आपने कहा, तो इसमें फिर ये केयर करना बहुत जरूरी है। तो उन्हें कहना चाहिए जी अगर जब आप करवा भी रही हैं तो ठीक है। यानी अगर आपको अंदर से अगर यानी साइड में जो है आपको नाखून अगर कट करना तो अलग तरीके से कट करते हैं, ठीक है। तो उसमें आप नेल कटर का इस्तेमाल स्किन ना कटे आपका। उसके अलावा शूज, आपके शूज बहुत अहम चीज है। यानी आप ऐसे फुटवेयर पहनना जरूरी है जो जिससे आपके पैर एकदम कंफर्टेबल रहें। उसके वजह से आपके टाइट यानी आपके शूज अगर आपका ज्यादा टाइट है तो हो सकता है आपको इंजरी हो जाए, अल्सर हो जाए उसके वजह से। इसको हम ये जो होता है कभी कभी अल्सर छाले हो जाते हैं। हाई हील्स वाले मसलन जिससे आपकी पूरी उसमें एनाटॉमी पूरी चेंज हो जाती है उसमें। ठीक। तो ऐसे फुटवेयर का ज्यादा इस्तेमाल करें। जैसे पेंसिल हील है या आपका कर्व बन रहा है ज्यादा, तो वो नहीं इस्तेमाल करें। तो इस्तेमाल नहीं करें। तो बाहर स्पोर्ट्स शूज जो होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। जैसे कि अगर वॉकिंग और रनिंग का अगर प्लान है तो रनिंग शूज या वॉकिंग शूज जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं वो आप इस्तेमाल करें, तो आपके पैर काफी कंफर्टेबल और इयरिंग। तो शूज है, सॉक्स है, नेल्स का कट करना है। और ज्यादातर डायबिटीज पेशेंट्स के जो स्किन होती है काफी ड्राई होती है डायबिटीज की वजह से, क्योंकि वो स्वेट ग्लैंड्स वगैरह पे असर होता है। तो उसमें कई किस्म की न्यूरोपैथी होती है, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, फिर ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी भी होती है। तो उसकी वजह से स्वेट ग्लैंड्स का फंक्शन कम हो जाता है, तो स्वेटिंग नहीं होती, तो बहुत ड्राई रहता है। तो हम कहते हैं कि खासकर विंटर सीजन में डेली आप अपने पैरों को मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं, एनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो उसमें सिर्फ एक चीज ये होती है कि आप अपने उंगलियों के बीच में यानी आपके इन बिटवीन फिंगर टोज जो है उसमें ना लगाएं। अच्छा। ताकि हम अपनी नमी की वजह से फिर डायबिटिक यानी आपका फंगल इन्फेक्शन होता है। ये बहुत अहम पॉइंट है डॉक्टर साहब, और ये इस तरह से बहुत सारे केसेस भी सामने आते हैं क्योंकि उनकी जो इन बिटवीन फिंगर्स के दरमियान के जो वेब है मतलब वहां पर इन्फेक्शन होता है। तो ये वजह हो सकती है, ये वजह भी हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि हम यहाँ पर अक्सर पेशेंट नमाज पढ़ते हैं, बार बार वजू करते हैं, खासकर रमजान है, तो वजू के बाद आप खासकर टोस के बीच में आप ड्राई कर लें टिश्यू से। अच्छा। ताकि वो पार्ट आपका ड्राई हो जाए। ठीक है। तो आप ज्यादा देर पानी में नहीं रहना चाहिए आपको, तो क्या क्योंकि उसकी वजह से भी वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है उसका, तो फंगल इन्फेक्शन। और ये भी कहा जाता है कि अगर जैसे पानी में ज्यादा पाँव जैसे रखें या तो उससे भी ड्राइनेस भी हो सकती है।
ड्राइनेस भी हो सकती है, वैसे ऑल ओवर द, मसलन उसके पाँव के ऊपर जैसे आपने कहा मॉइस्चराइज करना है, मगर जो इन बिटवीन जो टोज हैं उन्हें ज्यादा मॉइस्चराइज नहीं करना चाहिए। नमी की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन सामने आती हैं। तो इसलिए मैं जरा डिटेल में पूछ रही हूँ, वाली से सुन रहे हैं तो हमें ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखा जाए तो ये बहुत बड़े मसले से हम दूर रह सकते हैं। आम मॉइस्चराइजिंग क्रीम से अगर बात नहीं बन रही है तो फिर हमारे पास हम लोग यूरिया क्रीम बोल के होता है, तो उसका भी परसेंटेज होता है, तो वो भी काफी ज्यादा उसके अंदर मॉइस्चराइजिंग कैपेबिलिटी रहती है, तो फिर हम वो यूरिया क्रीम देते हैं, या फिर वैसलीन वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। तो इस तरीके से, और आप डेली रोजाना जो है आप अपने पैर को आप इंस्पेक्शन करना होता है, अच्छा। देखना होता है क्या क्या देखें कि कहीं कुछ छाला नहीं है, कहीं गट्ठे आना शुरू हो जाते हैं, यानी अच्छा। इसका मतलब क्या, एक ही जगह प्रेशर पड़ रहा है आपका, ठीक है, तो वहां पे गट्टा आना शुरू होता है, और वो गट्टा जो है फिर वहां पे छाला हो सकता है, और फिर वहां से इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, ये उसका ये होता है। तो वो आपको चेक करना जरूरी होता है। यानी आप क्या करें, क्योंकि पैर के नीचे हम नहीं देख सकते हैं, तो आप एक मिरर ले रहे हैं, छोटा सा मिरर लेके पैर के अपने नीचे भी चेक कर सकते हैं आप, कि पैर के नीचे कहीं छाले या कोई रेडनेस है, क्योंकि कभी कभी पता नहीं चलता रेडनेस है या पता नहीं चल रही, कभी कभी कट भी ऐसे बहुत छोटा सा आ जाता है। जी, अगर आपको लग रहा है कि आपके सेंसेशंस कम बनिस्बत कम हो रहे हैं, तो आप फौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें, आप पूरा मुआयना करना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर नर्व का कितना डैमेज अगर है। ठीक है, तो ये तो इनिशियल है, यानी तो ये पूरे बचने के पूरे तरीके हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी जो है काफी लोग जो है कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं। तो सेंसेशन जो असल जो होता है, जो प्रोटेक्टिव सेंसेशन, यानी आपको पिन प्रिक यानी कोई चीज चुभी, उसका आपको जो है सेंसेशन कम होता है। जैसा कि आप किसी कीले पर या किसी शार्प चीज पर आप पैर रखे, आपको उतना ज्यादा दर्द नहीं महसूस होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको महसूस नहीं हुआ और आपको लगा कि ये तो बहुत मामूली था, और आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं। हो सकता है वो बहुत डीप इंजरी हो, और फिर वहां पे इन्फेक्शन के चांस, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट्स को इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। जी, ठीक। तो वो एक सेंटर बन जाता है इन्फेक्शन के लिए। तो और फिर अगर खुदा न खास्ता इन्फेक्शन हो गया, और वो इन्फेक्शन अगर डीप अगर आपके बोन तक चले गया, तो फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेट हुआ था, फिर उसको ऑस्टियोमाइलिटिस बोलते हैं। तो फिर वो आपको मल्टीपल एंटीबायोटिक्स वगैरह का कोर्स, लंबा कोर्स होता है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस काफी होती हैं। ठीक। तो सेंसेशंस का मुआयना कराना और उसका आपको अवेयरनेस रहना, फिर अगर आपके पैर में कोई डिफॉर्मिटी पहले से कुछ है, अच्छा। तो उसके हिसाब से कोई शूज आपको मिलते हैं, डायबिटिक शूज मिलते हैं, जो आपके पोडियाट्रिस्ट आपको टेलर मेड यानी आपके लिए खुसूस बनाते हैं। अच्छा। बाज हजरत के पैरों में कुछ पहले से कुछ अगर मसला है, या फिर ऑलरेडी जो है गट्टे वगैरह बन गए, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके वो लोग रेकमेंड करते हैं किस किस्म के शूज आपको पहनना है, क्या करना है। ठीक। तो आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अगर आप ये करते रहें और आपकी शुगर आपकी कंट्रोल में है, तो आप इससे बच सकते हैं, बहुत काफी हद तक बच सकते हैं। ठीक जी, बिल्कुल। इसलिए ये जो अभी इस जो मुहिम का आगाज किया गया, उसका मकसद यही है कि जो डायबिटीज है, क्योंकि उसमें 15% तक चांसेस होते हैं कि कोई भी डायबिटिक जो है वो अपनी नॉर्मल रहते हुए कहीं ना किसी तरह की फूड की पाँव की प्रॉब्लम से वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा रिसेंटली जो स्टडी हुई थी, सॉरी आपको रिसेंटली जो ये नहीं रिसेंटली नहीं है, तो पहले स्टडी हुई कि जो शुगर जिसकी जितनी कंट्रोल होती है, उनके अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। जी, खासकर ये पैर के कॉम्प्लिकेशंस, यानी आगे चलकर जो है, क्योंकि शरीयान में जो है खून की जो नाली ये होते हैं, तो उसके अंदर ब्लॉक होने की वजह से भी जो है गैंग्रीन होते हैं। डायबिटीज के पेशेंट में गैंग्रीन हो जाता है, तो फिर वो बाद जो है एम्पुटेशन यानी कट करने की भी नौबत आती है। कभी कभी उसमें सेप्टिक भी हो यानी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो काफी कॉम्प्लिकेट होता है। तो अगर 1% आप HbA1c आप कम करें पेशेंट का, तो 43% चांसेस आप कम कर रहे हैं पैर के कॉम्प्लिकेशंस के। ठीक। तो जिन हजरात का HbA1c जो है 7 या 7 के नीचे है, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस काफी हद तक कम हो जाते हैं। ठीक। और 7.5 के ऊपर जिसका HbA1c जा रहा है, तो उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ते हैं। तो जितना ज्यादा आपका HbA1c है, उतना ज्यादा आपको रिस्क हो जाएगा कॉम्प्लिकेशंस, चाहे वो हार्ट के हो, चाहे वो
पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो, फुट के हों, या आंख का हो, या फिर किडनी के कॉम्प्लिकेशंस हों। बिल्कुल, ये सारी कॉम्प्लिकेशन, स्पेशली जब पाँव की या फुट की बात करते हैं तो ये कि उसमें फिर वो टॉक्सीमिया जैसे होता है, जैसे आपने कहा गैंग्रीन है, बिल्कुल, तो वो सारे जो टॉक्सिन्स हैं वो जिस्म में फैलते हैं और फिर वो उस फुट तक, फिर लेग तक, खुदा न खास्ता वो फिर आगे आगे चलते हैं। तो इसलिए ये जो थीम भी रखा गया वो यही है, जैसे आपने कहा कि वो जो इंस्पेक्शन है, खुद इंफेक्शन, कलर के चेंजेस के लिए कहीं ब्लू तो नहीं हो रहा, कहीं ब्लैक चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, कहीं रेडनेस तो नहीं है, तो क्योंकि कभी कभी इन्फेक्शन अगर हुआ भी तो आपको फीवर नहीं आएगी, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट में ज्यादा फीवर वगैरह भी नहीं आ सकती, क्योंकि इम्यूनिटी जरा कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ये रेडनेस के लिए देखना है आपको, कहीं ब्लैक हो रहा है या कहीं ब्लू हो रहा है, या कहीं एक्सट्रीम टेम्परेचर में आपको यहाँ पे ब्लूनेस या कुछ फिंगर्स में हो रहा है, तो ये सब चीजों का आपको ख्याल रखिए, जो है सही चलना होता है। तो कभी कभी डॉक्टर साहब जैसे कि सुइयां, कुछ पेशेंट सुइयां चुभ रही है, मतलब आम नॉर्मल जुबान में, तो वो भी क्या ये भी एक कॉम्प्लिकेशन? जी जी, इसको हम पेनफुल डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। अच्छा। ये भी बहुत कॉमन है, और जिन हजरात की डायबिटीज कंट्रोल नहीं है उसकी वजह से होता है, और अक्सर पेशेंट्स बोलते हैं कि जब परहेज बिगड़ जाता है, जब ज्यादा मीठा खाते हैं तो बहुत ज्यादा जलन होती है। जी जी जी, अच्छा, ठीक, तो और जलन ज्यादा होती है, ठीक। तो ये तो शुगर की वजह से है, ठीक। तो यानी अगर आप किसी को अगर पेनफुल डायबिटिक न्यूरोपैथी अगर है, यानी बहुत ही आपको बर्निंग सेंसेशन है, पिन से नीडल सेंसेशन हो रहा है रात में, आप हत्ता के बाद वक्त ऐसा होता है कि आप अपना जो है आप बेडशीट भी जो है आप ओढ़ नहीं सकते आप, ठीक है, तो उतना सेंसिटिव होता है स्किन। तो ये पूरे कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज की वजह से होते हैं। सही। तो इसके लिए ट्रीटमेंट है, लेकिन वो काफी हद तक दर्द कम कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसका असल इलाज तो वही है कि आप अपना शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, तीनों चीजें आप कंट्रोल में रखना है, आपको कंट्रोल में रखना है, ठीक है, बिल्कुल। और इस तरह से फिर हम इस कॉम्प्लिकेशन से बच सकेंगे, और ये जो मुहिम है उसका मकसद भी यही है। जैसे आपकी ज़ाहिर आप फ्रंट लाइन पर हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि हम इस पर जरूर बात करें, क्योंकि बहुत सारे मसाइल जो हैं इसके साथ होते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि थायराइड, डॉक्टर साहब से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़रूर लेते चलेंगे, क्योंकि वैसे तो हमने बहुत बात की, मगर आपकी तरफ से यानी हमारे लिसनर्स की तरफ से ही हमें ये कहा गया कि आप इस पर हाइपोथायराइडिज्म पर बात करें कि वो क्या है, क्यों ऐसा है कि जिससे भी पूछा जाए तो वो इसी बीमारी का शिकार है। उसमें एज लिमिट भी नज़र नहीं आती, उसमें मेल फीमेल्स भी जो है तकरीबन इक्वल हैं। ये सब डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि क्या है ये। जी डॉक्टर साहब। जी, जैसे कि मैंने कहा कि हाइपोथायराइडिज्म की बात की, हमारे लिसनर्स जी पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर या ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हम बात करें तो वो जैसे कि अमेरिकन जैसे सर्वे में उन्होंने कहा कि 12% जो है पूरी पॉपुलेशन जो है वो किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व है थायराइड ग्लैंड की किसी भी प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर ये कि हाइपोथायराइडिज्म वैसे ज़्यादा है या रियली ही ज़्यादा है किसी भी एज ग्रुप में, यंग्स हों या एडल्ट्स हैं या जैसे कि सीनियर्स हैं उनमें? जी, देखिए, थायराइड जो हमारी ग्लैंड होती है वो हमारे गले के एकदम सेंटर में अपने कॉलर बोन के ऊपर होती है। बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है, समझिए, ठीक है। तो ये 2 किस्म के हार्मोन बनाती है, जिसको हम T4 और T3 बोलते हैं। तो ये हार्मोन्स हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, यानी किस स्पीड में हमारा मेटाबॉलिज्म चलेगा, यानी स्लो चलेगा या फास्ट चलेगा या नॉर्मल चलेगा, ये इनके हाथ में होता है। इसके अलावा ये क्योंकि हार्मोन्स हैं कि इनका असर जिस्म के हर ऑर्गन पे होता है, क्योंकि इनके रिसेप्टर्स हर जगह हैं, ठीक है। आप हार्ट में बोले उनके रिसेप्टर्स हर जगह रिसेप्टर्स होते हैं। तो अगर ये हार्मोन्स जब नॉर्मल, और इसका कंट्रोल होता है आपके दिमाग में ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका कंट्रोल वहां से होता है, ठीक है। तो बाज कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें आपकी ये जो थायराइड ग्लैंड है काफी ज्यादा काम करती है, ठीक है। इसको हम ओवर एक्टिव थायराइड या हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं। और बाज वक्त ऐसा होता है कि ये कम काम करती है, ठीक। तो इसको हम अंडर एक्टिव बोलेंगे या फिर आप हाइपोथायराइडिज्म बोलेंगे। तो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दोनों कॉमन है, ठीक है। हाइपो बहुत ज्यादा कॉमन है एक्चुअली। तो हाइपोथायराइडिज्म जो होता है तकरीबन जो है 20 या 40 के बीच में बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। आजकल इसकी तस्दीक बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस काफी ज्यादा है और हर कोई रूटीनली जो है थायराइड के टेस्ट करते हैं,
बहुत ही आम अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है टेस्ट। तो पहले इतने अवेलेबल नहीं थे, जैसे अगर कोई फील कर रहा है कि उसे लेजीनेस है या कोई भी ऐसा अलामत है तो फिर उसमें जो थायराइड का टेस्ट जरूर करवाया जाता है। तो इसके सिम्टम्स इतने नॉन स्पेसिफिक हैं, यानी इसकी खुसूसी नहीं है, कई बीमारियों के अंदर वो सिम्टम पाए जाते हैं। यानी अगर किसी को अगर आयरन की कमी है तो भी थकान होती है, जी थकान, ठीक है। तो इसके सिम्टम जैसे कि किसी का वेट बढ़ गया तो बोलेंगे पहले थायराइड चेक कर लो। किसी को अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही या मेंस्ट्रुअल का अगर कोई पीरियड्स का प्रॉब्लम है तो बोलेंगे थायराइड चेक कर लीजिए। जी। तो ऐसे काफी सारी चीजें होते हैं जो लोगों में आम जो है इसमें है। तो इस वजह से जो है बहुत ज्यादा जो टेस्ट होते हैं और उसकी ज्यादा जो है। अब होता ऐसा है कि यानी कुछ सालों पहले जो है यानी पेशेंट को फ्रैंक यानी क्लियरली सिम्टम्स होते थे, यानी बहुत ही एडवांस्ड हाइपोथायराइडिज्म होता था। ठीक। अभी क्या हो गया, हम बहुत पहले डिजीज यानी आने से पहले ही पता कर ले रहे हैं कि भाई अरे थोड़ा सा माइल्ड डिजीज है। जी। तो हाइपोथायराइडिज्म का जो है डायग्नोसिस बहुत ही आसान ब्लड टेस्ट से होता है। ठीक है। तो उसके लिए आपको फास्टिंग की भी जरूरत नहीं होती है जी। तो आसानी से डायग्नोस होता है और हर जगह अवेलेबल है, तो इसलिए बहुत ज्यादा मालूमात होता है। अब हाइपोथायराइडिज्म में जो उसके जो अलामत हैं, अलामत वही है कि भाई आपको भूख कम लगती है लेकिन फिर उसके बावजूद भी आपका वजन बढ़ता है ज्यादा। अच्छा। आप एकदम स्लो हो जाते हैं, जरा सा बहुत टायर्ड फील करते हैं, वीकनेस आती है, सुस्ताना, नींद ज्यादा आना, थकान, सर्दी का बर्दाश्त ना होना। ठीक है। नॉर्मल सर्दी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन इसमें आपको जो है बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं, आपके सही भी सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है। तो ऐसे बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम या हेयर लॉस है, हेयर लॉस है। और यंग्स जो है वो ज्यादातर तो हेयर लॉस, स्किन ड्राइनेस वजह से आते हैं। स्किन ड्राइनेस, हेयर लॉस सही बिल्कुल। ये डर्मेटोलॉजी में बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं इसमें। तो और दूसरी चीज ये होती है कि जो खासकर लेडीज में पीरियड्स का मसला हो सकता है। तो पीरियड्स या तो हैवी हो जाएंगे या फिर बहुत कम हो जाएंगे या फिर बंद हो जाएंगे, या फिर प्रेगनेंसी होने में भी प्रॉब्लम होती है। अगर प्रेगनेंसी हुई तो बाज़ वक़्त मिसकैरेजेस, अबॉर्शंस भी ज्यादा होते हैं हाइपोथायराइड लेडीज में। इनफर्टिलिटी भी कुछ मतलब ज्यादा नहीं होती। और दूसरे जो इसके जो वजूहात में अगर है तो इसकी वजह होती है कि एक तो ये फैमिलीज में रन होती है, बहुत ही कॉमन है फैमिलीज में। तो आपके जीन्स में होता है तो वो हम इजीली मालूम कर लेते हैं ब्लड टेस्ट से। तो एक तो फैमिलीज में है, जेनेटिक कॉजेज का। दूसरा जेनेटिकली होता है जी, जेनेटिकली मतलब अगर किसी के है फैमिली में है। बिल्कुल, फैमिली में जो है आप अक्सर पेशर आप हिस्ट्री अगर लें तो आप देखें कि ये खाला या फूफू या फिर मतलब वालिदैन में किसी न किसी को कहीं ना कहीं आपको थायराइड का किसी न कोई पेशेंट मिल जाएगा आपको। तो एक जेनेटिक लिंक रहता है उसमें यूजुअली। उसके अलावा आजकल मसलन अगर किसी को किसी वजह से थायराइड ग्लैंड निकाल दी गई है, जैसे कि किसी को बहुत थायराइड ग्लैंड काफी बड़ी हो गई थी, जैसे गॉइटर था, या फिर जो है आपको नोड्यूल था और वो निकाल दिए सस्पिशन पे, लेकिन वो नॉर्मल था, तो थायराइड ग्लैंड एक बार निकल गई तो फिर आप हाइपोथायराइड जिंदगी भर आपको फिर गोली तो लेना ही है आपको। या बाज़ वक़्त पेशेंट्स को कैंसर होता है, थायराइड कैंसर होता है, तो उसमें भी आप ग्लैंड निकाल देते हैं तो फिर आप हाइपोथायराइड होते हैं। ठीक है। या बाज़ वक़्त पेशेंट्स हाइपर थायराइड रहते हैं जी, लेकिन उसकी इलाज जो है जैसे कि रेडियोएक्टिव आयोडीन लिया आप, उसके बाद तो वो आप कंप्लीटली हाइपोथायराइड हो जाएंगे, परमानेंटली हाइपोथायराइड हो जाएंगे आप। अच्छा, ठीक। या फिर हम हाइपर थायराइड पेशेंट में अगर वो लोग अगर मेडिसिन बर्दाश्त नहीं कर सके या ग्लैंड काफी बड़ी तो हम सर्जरी करते हैं उनके अंदर भी, ठीक है, तो वो फिर हाइपोथायराइड हो जाएंगे। अच्छा, बहुत ही रेयर अगर बच्चों में मसलन कभी कभी थायराइड ग्लैंड डेवलप ही नहीं होती, यानी बनती ही नहीं, पैदाइशी बीमारी होती है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड ही गायब है। अच्छा, ठीक। ये बहुत ही रेयर होता है, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, तो ये भी एक रेयर कॉज होता है। ठीक है। पूरे यानी कॉजेस हैं इसके हाइपोथायराइडिज्म, लेकिन जो कॉमन है वो जेनेटिक यानी आपकी फैमिली हिस्ट्री होती है तो ये कॉमन होता है। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि आप कहीं आप आयोडीन रिच एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे आयोडीन की काफी ज्यादा मिकदार होती है या फिर आयोडीन का ज्यादा इस्तेमाल है, तो वो आयोडीन क्या करता है आपके थायराइड ग्लैंड को जो है बंद कर देता है, यानी उसका फंक्शन कम कर देता है। अच्छा जी, तो इसकी वजह से भी जो है आपको हाइपोथायराइड के थोड़े बहुत अलामत या थोड़ा सा हाइपोथायराइड हो सकता है। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब ये इससे तो नहीं है मगर मैंने कहा पूछती चलो, आयोडीन की जैसे आपने बात की जी, तो जैसे कि आप जहाँ पे जिन एरियाज में आयोडीन रिच ज्यादा है तो वहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। हो सकता है। तो भाई ये जो सॉल्ट वगैरह है उसका क्या है कि आयोडीन सॉल्ट जो है वो और उसमें किस तरह से आयोडीन रिच एरियाज का मतलब ये जहाँ पे लोग ज्यादा सी फूड खाते हैं उसके बहुत ज्यादा आयोडीन होता है जी।
ठीक तो उसकी वजह से भी जो है हो सकता है, या कोई मुंतकिल कर गए, जो पहले आयोडीन कम जगह पे थे आप दूसरी जगह जहाँ पे आयोडीन ज्यादा है, या फिर आप सी फूड का वगैरह ज्यादा इस्तेमाल हो गया, अच्छा। हो सकता है टेम्पोरली आपका जो है सप्रेस हो जाए वो। जी, यानी आपके फैमिली हिस्ट्री में कुछ भी कोई भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी बाज वक्त पेशेंट्स को थोड़ा सा रिक्वायरमेंट होता है थायरोक्सिन का। ठीक है जी, ठीक। तो फिर ये जो आयोडीन सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है तो वो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं? एक्चुअली ये बाज एरियाज हैं, जहाँ बाज कंट्रीज हैं जहाँ पर एंडेमिक यानी गोइटर काफी कॉमन, जैसे अगर हम अपने इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ जो पहाड़ी इलाका वहाँ पर है, तो वहाँ पर आयोडीन बहुत ही कम, उनका यानी जो डेली का रिक्वायरमेंट है उनका वो पूरा नहीं हो रहा। ठीक है। इस वजह से क्या होता है, हमारा ग्लैंड बहुत काफी बड़ा हो जाता है, ताकि जो भी आयोडीन मिल रहा है वो ले अंदर। ठीक। अब जो भी आयोडीन खाते हैं वो सीधा थायराइड ग्लैंड में जाता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत है। ठीक है। तो जहाँ पर आयोडीन कमी है तो वहां पर ग्लैंड बड़ी हो जाती है। जी, इसीलिए वो जो देखा भी जाता है जो पॉपुलेशन है जी, तो उनके थोड़े फोटोज देखे होंगे अक्सर, गोइटर पहले बहुत कॉमन था, बड़े बड़े गोइटर्स होते थे बहुत, और उसके अंदर फिर नोड्यूल बन जाते कभी कभी, तो वो पहले बहुत कॉमन था। अब क्या हो गया, तो वो लोग समझ गए कि यहाँ पर ये एरिया में आयोडीन कमी है, तो उन जगहों पर अगर आप आयोडीन का रिप्लेसमेंट दिए तो नमक इस बहुत ही कॉमन चीज जो इस्तेमाल होती है, तो वो लोग सप्लीमेंट कर दिए नमक के अंदर। अच्छा, वो सप्लीमेंट, तो उससे आपका रिक्वायरमेंट तकरीबन पूरा हो जाता है। ठीक। तो ये काफी से कम हो जाता है, तो वहाँ पर बहुत मुफीद है ये। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर आप खा रहे हैं, अगर आपका रिक्वायरमेंट नॉर्मल है तो उतना आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहता आयोडीन बेस्ड। जहाँ पर कमी है या जहाँ पर है वहाँ पर आप डेफिनेटली इस्तेमाल करें, यहाँ पर उतना जरूरत नहीं है। ठीक है। और वैसे तो ये कहते हैं कि अगर अगर बच्चों का IQ है या IQ लेवल जो है वो अगर आप आयोडीन सप्लीमेंट या आयोडीन सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं तो उससे वो सही हो जाता है, तो क्या ये सही है? या बेसिकली इसमें वही है कि अगर आप ऐसे एरिया में वैसे अगर हाइपोथायराइडिज्म में जा रहे हैं तो उसमें तो जहाँ पर आयोडीन कमी है, तो क्योंकि बच्चों के अंदर भी जो है थायराइड हार्मोन जो बनता है उसके लिए भी आयोडीन चाहिए, तो खासकर जो शुरुआत के जो पीरियड होते हैं, जैसे कि जब माँ का हमल होता है, तो पहले जो 8-9 हफ्ते जो होते हैं जी, उस वक्त बच्चे की ग्लैंड बनी नहीं होती है, थायराइड ग्लैंड, तो टोटली माँ के थायराइड हार्मोन पर उसका जो है ये होता है, रिलायंस होता है। तो इसलिए माँ को आयोडीन भी जरूरी है, क्योंकि वो हार्मोन दोनों के लिए बनाना है। ठीक है। तो ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो इसलिए माँ को जो है आयोडीन सप्लीमेंटेशन भी होना जरूरी है, और हार्मोन का लेवल बनना भी जरूरी है। तो खासकर वो लोग को ज्यादा ख्याल करना चाहिए कि प्रेगनेंसी में खासकर। उसके बाद डिलीवरी के बाद जो है, जो इनिशियल जो फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं उसके अंदर खासकर बच्चे के जो है थायराइड हार्मोन, यहाँ पे तो अक्सर पेशर पैदा होते ही रूटीन स्क्रीनिंग होती है कि थायराइड, क्योंकि वो पीरियड बहुत क्रिटिकल है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। तो उस वक्त अगर थायराइड हार्मोन का आपको नॉर्मल है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर इमीडिएट रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। ठीक जी। लेकिन अगर आपका थायराइड हार्मोन ही कम बन रहा है तो फिर आयोडीन से उतना ये बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है जी। तो इसलिए फिर वो मेडिसिन जो है वो बिल्कुल बेशक आपको थायरोक्सिन की इमीडिएटली जरूरत पड़ती है। ठीक जी। तो ये सारे जो साइन एंड सिम्पटम जो अलामतें हैं वो भी जाहिर, वैसे नॉर्मली जैसे आपने कहा कि पेशेंट जो है वो आपके पास आता है ये अलामतें देख के, वैसे भी किसी जैसे स्किन की बात करें या और कोई डिपार्टमेंट्स हैं वो थायराइड टेस्ट जो है वो करवाते हैं। बिल्कुल। तो मगर जैसे आपका एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है तो आप उसमें इसी तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं या डायग्नोज होके आते हैं आपके पास? हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं कभी कभी हमारे पास एक्सर हम, क्योंकि हम OPD होती है तो हमारे पास रेफरल्स होते हैं जी। तो कभी कभार पेशेंट्स को डायग्नोसिस हो रहती है, या फिर कभी कुछ उलझन यानी समझ में नहीं आ रहा है कि ये रियली हाइपो है क्या वक्तिया है। कभी कभी वक्तिया भी होता है हाइपोथायरॉइडिज्म। अच्छा जी। तो बाज वक्त जो है थायराइडाइटिस होता है, यानी हमारी ग्लैंड इन्फ्लेम्ड होती है, जैसा कि हमको कभी कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, मसलन बुखार वगैरह, सर्दी खांसी जुकाम हो गई, तो वो वायरल इन्फेक्शन थायराइड ग्लैंड के अंदर भी होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है, जितना भी हार्मोन जो बना है थायराइड के अंदर वो पूरा रिलीज कर देते हैं, तो पेशेंट को हाइपर के अलामत होते हैं। अच्छा ठीक। फिर वो जब खत्म हो जाएगा, हार्मोन जब खत्म हो जाएगा, फिर वो हाइपो में चले जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर वो रिकवर होने के लिए आपको कम से कम 6-8 महीने लग जाते हैं कि पूरा अब नॉर्मल यूथायराइड होने के लिए। ठीक है। तो लेकिन इस दौरान में क्या होता है, 1/3 जो पेशेंट्स हैं परमानेंटली हाइपो में रह सकते हैं। अच्छा जी। खासकर जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, जिसके जीन्स में है, TPO एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं,
तो हो सकता है इनके चांसेस ज्यादा हैं कि ये हाइपो में रहें। अच्छा। एंड तकरीबन रिकवर हो जाते हैं। अच्छा वो रिकवर हो गए जैसे कि हाइपो में चले गए, उसके बाद फिर वो मेडिसिन वगैरह उन्हें यूज जरूरत नहीं होती। ठीक कि ऐसा भी हो सकता है, वरना आमतौर पर तो यही सुनने में या देखने में कि जो हाइपोथायराइडिज्म का जो डायग्नोज हो गया एक बार, तो वो जो डोजेज हैं कम ज्यादा वो होती रहती है, मगर ये खत्म नहीं। ये सिर्फ थायराइडाइटिस की बात कर रहा हूँ, ये सब इन्फेक्शन पहले हाइपर होता है, ठीक है, तो हाइपो होता है। तकरीबन इस दौरान इनको किसी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बहुत ही एक्सट्रीम हाइपर या हाइपो है तो चंद महीनों के लिए या हफ्तों के लिए इनको रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है, वरना तो जरूरत नहीं होती है। ठीक जी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। डॉक्टर साहब, इसको डायग्नोज करने के लिए अलामतें आपने बताया, या ये भी हो सकता है कि कोई और बीमारी हो और वो उस पर इफेक्ट करे थायराइड पर? बिल्कुल भी। अच्छा, वो कौन सी कैसे हो सकती है? यानी कभी कभी होता है कि ड्रग इंड्यूस्ड, अच्छा, और ऐसे मेडिसिन होते हैं जो मसलन आप हार्ट की कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जी, जिसको जो दिल की जो रफ्तार के लिए जो देते हैं, रिदम के प्रॉब्लम के लिए देते हैं, जिसको हम अम्यूटेरोन बोलते हैं। अच्छा, सही। उसके अंदर काफी आयोडीन होती है। वो इतनी आयोडीन होती है कि वो दोनों बीमारी कर सकती है, हाइपर भी कर सकती है, हाइपो भी कर सकती है। अच्छा, ठीक। तो वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसके अंदर हाइपर के एंटीबॉडीज अगर हैं पहले से, या फिर उसके अलामत हैं, तो फिर वो हाइपर कर देगा। अच्छा, तो हाइपो तो वो जब भी मेडिसिन देते हैं, हम पहले बेसलाइन एक बार TF थायराइड फंक्शन कर लेते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। उसके बाद अगर TFT ठीक है तो फिर हम वो मेडिसिन देते हैं, फिर हर थोड़े दिनों में उनके TFT फिर से रिपीट करते हैं। ठीक। एवरी 2 to 3 months या 1 month चेक करते हैं कि पेशेंट कहीं हाइपो में चला गया या हाइपर में चले गया। ठीक। तो ऐसे ड्रग्स, काफी सारे ड्रग्स हैं। कैंसर वगैरह में भी आजकल न्यू ड्रग्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके वजह से हो सकता है। या फिर ये जो अम्यूटेरोन जो बहुत काफी इस्तेमाल होता है कार्डियोलॉजी में, हार्ट के पेशेंट्स में, तो इसके वजह से हो सकता है। तो काफी सारी चीजें होते हैं। कभी बाज वक्त ऐसा होता है कि बाज मेडिसिन खाली वक्तिया तौर पे जो है ऐसा लगता है कि आपका हाइपो है, यानी बाज पेशेंट जो है विटामिन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। अच्छा, जिसमें बायोटिन होता है। जी जी, बायोटिन जो कि बहुत बिल्कुल होता है। तो हमको पेशेंट्स को पूछना होता है कि आप कहीं बायोटिन पे हैं, क्योंकि अक्सर बायोटिन क्या करता है, वो थायराइड फंक्शन की जब रिपोर्ट आएगी आपकी, उसमें थोड़ी गड़बड़ी दिखती है आपको, लेकिन पेशेंट नॉर्मल होता है, लेकिन रिपोर्ट में गड़बड़ी होती है, यानी एक हाइपो भी हो सकता है, या कुछ ऐसा लगता है कि हाइपो में है। तो ऐसे बाज वक्त मेडिसिन होते हैं जो पूछना जरूरी है पेशेंट्स को कि ऐसे कोई मेडिसिन। और ये आमतौर पर इसको सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट है, ये विटामिन H बोलते हैं, हेयर लॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं, काफी 10 मिलीग्राम ज्यादा डोज में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है ब्लड टेस्ट के एनालिसिस में ये जरा जो है उस पर अफेक्ट करता है। अच्छा, ठीक जी। तो आपके ख्याल में जब अगर आप ले रहे हैं थायराइड की मेडिसिन, तो इसको अवॉइड करना चाहिए बायोटिन को? नहीं, अगर आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं तो मसला नहीं है। अच्छा। लेकिन आपको कोई बीमारी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप थायराइड टेस्ट कर रहे हैं, तो 2-3 दिन इसको बंद करके टेस्ट कर लें आप। अच्छा, ताकि इससे कोई उस पर फर्क ना पड़े आपको इस पर। जी, ठीक है। वरना ऐसा तो कोई मसला नहीं है। ठीक जी। ये छोटे पॉइंट्स ऐसे हैं कि आमतौर पर ये ले रहे होते हैं सप्लीमेंट, और बाज़ औक़ात पता भी नहीं चलता। तो इसको फिर डायग्नोज आप कैसे करते हैं? डायग्नोसिस बहुत आसान है, सिंपल ब्लड टेस्ट है, जैसा कि आपको बताया मैं, T4 और T3 हार्मोन्स और TSH। जी। TSH जो है वो ऊपर से आप पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके थायराइड को कंट्रोल करता है। कभी कभी पिट्यूटरी के बीमारियों की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म होता है। ठीक। यानी आपको दिमाग में, आपके पिट्यूटरी में कोई वर्म आ गया, या फिर कोई ब्लीडिंग हुई उसके अंदर, रेयर होता है। ठीक है। या कोई उसके अंदर कैंसर, कोई दूसरे किस्म के जो कैंसर होते हैं उसके वजह से, या किसी का पिट्यूटरी निकाल दी है परमानेंटली। अच्छा। तो वैसे लोगों में भी हाइपो, यानी उनके अंदर पूरे हार्मोन्स कम होते हैं। जी, वो तो पूरे हार्मोन्स कम हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने वो एक पूरा सेंटर बनाया है। जी, क्योंकि बाज़ पेशेंट्स को यंग पेशेंट में क्रेनियोफेरेंजियम होता है, तो वो निकालते हैं। अच्छा। या किसी की पिट्यूटरी सर्जरी हुई है। अच्छा। तो जब पिट्यूटरी सर्जरी होती है तो वो आपको नजर नहीं आता कि आप सही ग्लैंड भी साथ में निकाल रहे हैं, तो वो निकालने के बाद ही पता चलेगा कि भाई आपको हाइपो हो गया, फंक्शन खत्म हो गया, कम हो गया। तो अगर पिट्यूटरी सर्जरी की भी हिस्ट्री है तो पेशेंट्स को हाइपो हो सकता है। दूसरे हार्मोन्स की कमी के साथ ये भी हो सकता है। अच्छा, ठीक। तो उसमें फिर वही के दिया जाता है जैसे थायरॉक्सिन। जी, तो ब्लड टेस्ट होता है सिंपल, हम ब्लड टेस्ट करते हैं, और
हिस्ट्री में पेशेंट्स को पूछना था कि आपको रिसेंटली कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ जी। तो क्योंकि अगर रिसेंटली अगर इन्फेक्शन हुआ है तो फिर वो जो टेस्ट होते हैं हमारे सामने वो सही नहीं होते हैं। ठीक है। उसके अंदर आपको हाइपर भी लग सकता है, हाइपो भी लग सकता है, तो फिर से रिपीट करना होता है। ठीक। या कोई मेडिसिन अगर ले रहे हैं जो इंटरेक्ट करते हैं उसके साथ तो फिर उसको बंद करके फिर से रिपीट कर सकते हैं। ठीक। तो वो हिसाब से आप सिंपल टेस्ट से पता चल जाता है यूजुअली। इसके साथ में हम एंटीबॉडीज का चेक करते हैं, टीपीओ एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज जो होते हैं जी जी। तो उससे पता चलता है कि खानदानी यानी आपको रिस्क है पहले से था। तो आप यानी बाज वक्त ऐसा होता है कि हल्का सा जो है टीएफटी डी रेंज होता है, ठीक है, माइल्ड हाइपो होता है जिसको हम सब क्लिनिकल बोलते हैं। सही। यानी टीएसएच जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है लेकिन T3 T4 नॉर्मल होता है। ठीक। लेकिन अगर आपको एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये कि आगे चलकर चंद आने वाले सालों हो सकता है आप क्लियरली हाइपो में जा सकते हैं। अच्छा। यानी आप पहले बीमारी के बहुत पहले ही आप जो है आप उसको डायग्नोस कर लिए उसके वजह से। ठीक। तो ऐसा ये चीजें हो सकती हैं। सही जी। डायग्नोस हो गया, उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो भी आप उसकी कंडीशन के मुताबिक या टेस्ट के मुताबिक फिर आप करते हैं। जी। आप वो कितना यानी जैसे कि बाज पेशेंट्स का TSH मोर देन 100 होता है यानी काफी फ्रैंक यानी बहुत ही हाइपो होते हैं। बहुत लोगों का बस 7-8। अब आजकल जो हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा TSH बढ़ गया तो फिर हमारे पास रेफरल आता है कि हाइपोथायराइड है। तो यूजुअली पेशेंट्स के सिम्टम्स अगर हैं, ठीक है जी, वाकई सिम्टम्स हैं जैसे कि पेशेंट जो है प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और दे आर गोइंग फॉर IVF फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उन वैसे पेशेंट्स में हम लोग चाहते हैं कि उनका ट्रीटमेंट हम शुरू कर देते हैं, ठीक है, ताकि इसके वजह से जो है प्रेगनेंसी लॉस ना हो जाए। जी। तो सिम्टम्स हैं, अलामत हैं हाइपो के जिसके नॉन स्पेसिफिक है लेकिन फिर भी हम पेशेंट के सिम्टम्स को ले लेते हैं। तो TSH अगर 8 to 10 अगर है जी एंड T3 T4 नॉर्मल भी अगर है तो हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अच्छा अच्छा जी। ये सब क्लिनिकल हाइपो है जी, इसको सब क्लिनिकल, इसका डोज भी काफी कम होता है। Whereas अगर आप नॉर्मली भी अगर किसी का हो जी तो जी अगर सिम्टम्स अगर हैं, सिम्टम्स हैं तो अगर सिम्टम्स हैं या नहीं भी अगर है TSH मोर देन 10 है तो शुरू कर देता है। अच्छा, मोर देन सिम्टम्स अगर हैं तो जरा यानी 8 भी है 7 भी है तो हम कंसिडर करते हैं केस बाय केस बेसिस पे। ठीक ठीक ठीक, इस तरह से खासकर जो लेडीज होते हैं जिनको अगर पीरियड्स का मसला चल रहा है या फिर प्रेगनेंसी का, तो हमको हम शुरू कर देते हैं, जल्दी शुरू कर देते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि वो क्लिनिकल में तो उनके सामने अलामतें हैं, जरूरत नहीं है, मगर टेस्ट पर भी आप टेस्ट पर भी शुरू कर सकते हैं। ठीक जी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। डॉक्टर साहब, इसमें जो ट्रीटमेंट भी की बात करें, जैसे यंग जो लड़कियों की हम बात करें तो वो अक्सर वो ये समझते हैं कि अच्छा हम खुद से ही जो वेट है वो रिड्यूस कर लें, फिर हमें थायराइड या थायरॉक्सिन लेने की जरूरत नहीं है। तो उस पर बात करना चाहूंगी कि क्या ये मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है या वो उसे अवॉइड कर सकते हैं? नहीं, अगर हाइपोथायराइडिज्म का अगर डायग्नोसिस हो गया है, कंफर्म्ड अगर है, तो फिर तो मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, दिल की रफ्तार कम हो जाएगी, सुस्त हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है, पीरियड्स आगे चल के पीरियड्स पे और मसला हो जाता है। ठीक है, तो आपका वजन और बढ़ भी सकता है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया और आप थके हुए हैं तो आप ज्यादा काम नहीं करेंगे, इसलिए वजन आपका और बढ़ जाएगा। तो मेडिसिन लेना तो काफी जरूरी है, मेडिसिन को अवॉइड नहीं कर सकते। जी ठीक, इसमें मेडिसिन जैसे लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इसमें एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी कि वेट जो है वो ज़्यादा जैसे हो जाता है ज़्यादातर, और बाकी भी चीज़ें ड्राइनेस है या कुछ, तो इसमें वो किस हद तक अपनी जो एक्सरसाइज है या अपनी डाइट है वो कितनी हेल्पफुल होती है इसके साथ मेडिसिन भी बोलें, और फिर वेट जो है वो कम कैसे हो? यूजुअली जो थायराइड में जो वजन बढ़ता है, सिर्फ थायराइड की वजह से उतना ज्यादा वजन नहीं बढ़ता है, 2 to 4 किलोज तक। अच्छा। लेकिन वो हमारी सुस्ती की वजह से और हम ज्यादा मूव नहीं हो, हम सेडेंटरी होते हैं काफी, थकान की वजह से या कोई दो और वजह से, तो उसकी वजह से और हमारा वजन बढ़ जाता है। लेकिन एक बार जो वजन बढ़ गया, अब वो आप अगर 2-3 किलो है तो वो तो कम हो जाएगा, मसला नहीं है। लेकिन उससे अगर ज्यादा है तो फिर आपको तो स्ट्रिक्ट डाइट और हेल्दी यानी आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को आपको अडॉप्ट करना पड़े, जरूरी है। जी। तो सब बहुत सारे जो केसेस हैं, अगर हम
लेडीज की बात करें तो वो कुछ ऐसी जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं, लाइक नाम पता नहीं लूंगा, ग्लूकोफेज जो जस्ट नॉर्मल है, वो भी इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स। ये नहीं है कि वो डायबिटीज की वजह से, तो क्या ऐसा ये सही है? दो चीजें हैं। अगर जो लेडीज यानी जो लड़कियां हैं या लेडीज हैं जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है, और वजन भी मसला भी है, तो एक तो उनका मेटाबॉलिज्म करेक्ट करना जरूरी है ताकि उनका वेट, आप जब वेट कर लूज करना शुरू कर रहे हैं तो क्योंकि अगर हाइपोथायराइड अगर है तो वेट लूज करना जरा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो हमको एडिक्वेट मेडिसिन डोज देना जरूरी होता है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सही लेवल पे, पहले के लेवल पर आ जाए, ताकि आपको वेट लॉस करने में आसानी हो। नंबर 1 चीज तो आपकी मेडिसिन एडजस्ट करना जरूरी होता है। उसका हम क्या करते हैं, TSH जो है 1 to 2 के बीच में या 3 के बीच में मेंटेन करते हैं, ठीक है। अगर साथ में पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, PCOS अगर किसी को है, यानी पहले से ही मसला था पीरियड्स का, इरेगुलर थे, शुरुआत से ही है, तो वैसे पेशेंट्स में मेटफॉर्मिन लेना बहुत ही हेल्पफुल है। अच्छा, ठीक। खासकर वो लेडीज जो प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं, ठीक है जी, ठीक। अगर शादीशुदा नहीं है तो उनके लिए वो उसकी जरूरत नहीं है, OCP वगैरह से काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं, अगर आपको बच्चों के ख्वाहिशमंद हैं, तो फिर मेटफॉर्मिन जो है ग्लूकोफेज ये काफी जो है ये करती है, पॉलिसिस्टिक ओवरी को जो मतलब यानी आपके मेंसेस को रेगुलराइज करने में हेल्प करती है मेटफॉर्मिन, और वजन भी पर भी थोड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसमें यह कि इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? जनरल वही साइड इफेक्ट, यानी अगर बाज पेशेंट्स को जमती है, बाज पेशेंट्स को जो है थोड़ा सा GI साइड इफेक्ट, इनिशियली GI साइड इफेक्ट होते हैं, पेट में दर्द होना या फिर डायरिया वगैरह हो सकता है। अगर ये हो रहा है तो हम एक्सटेंडेड रिलीज वाली फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करते हैं, तो वो फिर इंशाल्लाह टॉलरेट हुआ है, तो उससे कोई मसला नहीं होता। ठीक जी। तीसरी चीज ये है, अगर यानी स्टडीज में ये बताया गया है कि जो ओवरवेट है या जिसका वजन ज्यादा है, ओबेसिटी है, तो डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम एक उसमें ये है, तो इसमें ये बताया गया कि अगर आप ग्लूकोफेज अगर इस्तेमाल करें तो आपका जो है 30% रिस्क कम होता है डायबिटीज होने का। लेकिन आप पहले से प्री डायबिटीज है, मसलन, ठीक है, प्री डायबिटीज है, ठीक है, और वजन भी है, तो अगर आप मेटफॉर्मिन पर हैं तो आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा डायबिटीज होने में। यानी एज ए प्रिवेंटिव प्रिवेंशन के लिए है ये, प्रिवेंशन। आपको डायबिटीज को आप प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, यानी पीछे ढकल रहे हैं और होने से बच रहे हैं आप। अच्छा, जी, ठीक है। और साथ में अगर लाइफस्टाइल भी कर लें तो फिर आपको जो है 80-90% की प्रोडक्शन मिल जाएगा आपको, यानी काफी हद तक जो है आप उसको डिले कर सकते हैं। यानी अगर किसी को आज डायबिटीज होने वाली है तो कम से कम 4-5 साल हो सकता है, 10 साल के बाद डिले कर सकते हैं आप। अच्छा, अगर आप आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल है और साथ में आप ग्लूकोफेज भी आप ले रहे हैं। जो इसकी जो डोज है वो पूछना चाहूंगी मैं कि कितनी डोज, जो स्टार्टिंग डोज होती है वो हम 500 मिलीग्राम आप वंस डेली से भी शुरू कर सकते हैं या ट्वाइस डेली से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, उसमें कोई गड़बड़ी की जरूरत नहीं है। बाज लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं तो हम वंस डेली भी शुरू करते हैं, ठीक है, वरना नॉर्मली 2 टाइम्स आफ्टर मील्स 500 मिलीग्राम। अच्छा, आफ्टर मील्स 2 हफ्ते के बाद आप उसको 1000 mg ट्वाइस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, 1000 ट्वाइस भी कर सकते हैं, 2000 पर डे। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। ये रिकमेंडेड डोज है, ये रिकमेंडेड डोज है, तो इस तरह से ये हो सकती है जी। क्योंकि मैं इसलिए क्या किसी को अगर 1000 mg अगर नहीं चले तो फिर हम लोग क्या करते हैं 500 mg 3 टाइम्स ऐसा भी कर सकते हैं। 1500 भी ठीक है डोज, तो इसके लिए कोई मसला नहीं है। ठीक, ये उसकी कंडीशन पे जो डिपेंड करता है, बिल्कुल, उसमें फिर जी। तो इसमें ट्रीटमेंट आपने इस तरह से शुरू की, इसकी प्रिवेंशन तो क्या हो सकती है? एक तो डायग्नोसिस में आपने कहा कि या तो ये फैमिली हिस्ट्री में है, या वैसे कोई खास इसकी वजूहात सामने नजर नहीं आती है? ऐसे तो कुछ भी नहीं है। या ये आपने कहा कि मेडिसिन के इफेक्ट से हो सकती है, या किसी और बीमारी का उस पर इफेक्ट है तब हो सकती है, तो फिर भी कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म को, यानी थायराइड की जो कम होने के जो चांसेस हैं उन्हें? प्रिवेंट तो मैं कहूँगा मुश्किल है, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस करके इसका अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स, जैसे कि आप बताया कि बाज मेडिसिन हैं जो टेम्पोररी आपको हाइपो कर सकते हैं, ठीक है, बाज मेडिसिन जो परमानेंटली हाइपो कर सकते हैं, जैसे अमिडोरन परमानेंटली हाइपो कर सकता है, ठीक है। तो अगर उन मेडिसिन पे अगर आप हैं तो आप अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, मॉनिटर करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि आप बहुत एक्सट्रीम हाइपो में चले जाएं, सही, उससे और फिर दूसरे साइड इफेक्ट्स हो जाएं, तो ये चीज हो सकती है। या अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में अगर आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हाइपो की या हाइपर की भी, ठीक है, तो आप टेस्ट कर सकते हैं, आप साल में एक बार मसलन
ठीक है आप या फिर आपको कोई जरा भी सिम्टम्स लग रहे हैं आपको थायराइड के, आप टेस्ट कर लें तो आपको अर्ली डायग्नोस हो जाएगा। ठीक जी, तो इसकी अर्ली डायग्नोसिस बहुत अहम है। इस तरह से जैसे कि बाकी कुछ बीमारियों में जैसे स्क्रीनिंग की जाती है, तो क्या ऐसे है कि अगर किसी की फैमिली में ये थायराइड की कोई बीमारी चल रही है तो हम पहले से कोई टेस्ट कराएं? गाइडलाइंस में तो अभी तक ऐसा नहीं है रेगुलर, लेकिन गाइडलाइंस में ये है कि जो भी लेडीज जो प्रेग्नेंट होते हैं, एज सुन एज डिटेक्ट हो गया प्रेग्नेंट है तो आप थायराइड टेस्ट जरूरी है, जरूर करवाएं, क्योंकि काफी लोगों को प्रेगनेंसी में पता चलता है कि वो हाइपो है। तो अगर प्रेगनेंसी में शुरुआत में ही अगर पता चल गया कि आप हाइपो अगर हैं तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, बच्चे का IQ पे जो है असर नहीं पड़ता, तो वो जरूरी है। जी जी डॉक्टर साहब, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? इसके कॉम्प्लिकेशन देखिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो थोड़ा बहुत वजन पर भी आपका फर्क पड़ता है। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अच्छा। और आपकी स्किन काफी ड्राई हो जाता है, हेयर लॉस हो जाना। वैसे तो आजकल इसके कॉम्प्लिकेशंस काफी बहुत ही कम हो क्योंकि अर्ली डायग्नोस हो रहा है, लेकिन बाज वक्त ऐसा था कि पेशेंट जो फ्रैंक आते थे तो पूरी यानी जनरलाइज्ड पूरी स्वेलिंग, बॉडी स्वेलिंग होती थी। अच्छा, ठीक। पूरा पानी भर जाना बॉडी के अंदर, हार्ट का फेल हो जाना, यानी हार्ट की तरफ भी पूरा पानी भर जाता है। अच्छा, ठीक जी, ठीक। तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन होता था पहले, ये वन ऑफ द रेयर कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन कभी कभी रेयरली आज भी पाया जाता है। खासकर जो पेशेंट्स जो गरीब तबका है, जो काम करते हैं, लेबर तबका है, उनको पता नहीं चला तो डायग्नोसिस नहीं हुआ, कभी करे नहीं, या हेल्थ कार्ड नहीं था, कभी ब्लड टेस्ट नहीं करे, तो कभी कभी ऐसा होता है। जी, तो क्या आमतौर पर ये वो समझते हैं कि शायद किडनी का कोई मसला है, मगर अंडर जब वो सारे नहीं, हार्ट की वजह से होता है। और थायराइड हाइपोथायराइडिज्म में भी ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि हार्ट पर भी इसके रिसेप्टर्स हैं, हार्ट पर इसका यानी हार्ट की रफ्तार काफी कम कर देता है, कभी कभी 30-40 भी हो जाती है। अच्छा। बहुत ज्यादा ब्रेडिकार्डिया होता है। पेरिकार्डियल एफ्यूजन यानी हार्ट की तरफ पूरा पानी भर जाता है, तो हार्ट बराबर आपका काम पंप नहीं करेगा सही, तो उसकी वजह से जो है स्वेलिंग भी आना शुरू होती है। फिर कोलेस्ट्रॉल काफी आपका बढ़ जाता है। अच्छा। कभी कभी दिखता है कि आंखों के नीचे ऐसा येलो कलर का जो है डिस्कलरेशन भी आना शुरू होता है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से। अच्छा। ये बहुत रेयर होता है। तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ही सीवियर यानी अगर हो गया, जिसको हम मिक्स्ड एडिमा कोमा बोलते हैं, ठीक है, कभी कभी पेशेंट्स रेयरली जो है हाइपोथर्मिया में आते हैं। अच्छा। टेम्परेचर काफी लो, बिल्कुल लो, ठीक, और उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है, इसके अंदर मरने की चांसेस, डेथ के चांसेस ज्यादा है। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, ये जो कंडीशन है कब पहुंचती है, मतलब कैसे, अगर इसको हाइपोथायराइडिज्म है और वो ट्रीट नहीं कर रहे, या मतलब क्यों वहां तक पहुंच? सालों तक लापरवाही, अगर आप कोई दवा ही नहीं ले, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, सालों तक कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ, या आप डायग्नोस हुआ, आप दवाई ले रहे, बेपरवाह हैं, आप टेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर पेशेंट टेस्ट करना होता है। कम से कम अगर आपकी मेडिसिन फिक्स है तो कम से कम 6 मंथ्स में एक बार या सालाना एक बार तो भी आपको थायराइड टेस्ट करना जरूरी है, देखना है कि भाई आपकी जो मिकदार है हार्मोन्स की बराबर है ब्लड में, ये मेडिसिन आपकी डोज आपकी बराबर है या नहीं। ठीक है। तो अगर इसमें कुछ लापरवाही हो गई या कोई टेस्ट वगैरह की अगर कोई फैसिलिटी नहीं थी तो फिर जो है ऐसी कंडीशन आ सकती है, लेकिन बहुत ही रेयर कंडीशन है। ठीक है, कि इस तरह से वो कि आप बिल्कुल केयरलेस हो गए, दवाइयाँ नहीं ली, और इसमें जो पेशेंट जो है वो क्या महसूस करना शुरू करता है जिससे कि ये कंडीशन आने वाली है? महसूस तो पेशेंट को उतना ज्यादा महसूस नहीं होता इनिशियली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो यानी इमरजेंसी है जी, मेटाबॉलिज्म वगैरह स्लो हो जाने की वजह से पेशेंट अचानक जो है यानी ड्राउजी हो जाता है, अनकॉन्शियस हो सकता है। ठीक है। तो और पूरा टेम्परेचर पूरा गिर जाता है सडनली, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, क्योंकि इन पेशेंट्स के अंदर कॉर्टिजोन भी काफी कम हो जाता है। अच्छा, ठीक। तो वो भी ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है, ये लोग सेप्टिक में जा सकते हैं, इन्फेक्शन भी साथ में हो सकता है, क्योंकि खासकर ऐसा होता है कि जब इन्फेक्शन होता है तो फिर और मजीद जब कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं इनके अंदर। ठीक जी जी डॉक्टर साहब, ये आपने कहा कि ट्रीटमेंट है और जो इमरजेंसी जो है ये हो सकती है, इसके अलावा दूसरे तमाम अज़ाइयाँ, जैसे आपने दिल की बात की, किडनीज की बात की, और स्किन है वो भी पूरी इन्वॉल्व है। थायराइड की वजह से किसी भी ऑर्गन पर असर जो है हो सकता है, तो इसलिए इसकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, इसका एक और मसला ये कि जब इसकी आप जैसे देते हैं मेडिसिन, तो उसमें डोज एडजस्टमेंट का या जो तरीकाकार है
कि कब किस वक्त लें, ये बहुत जरूरी है। और यही बार बार हमारे लिसनर्स पूछते भी हैं कि क्या, जैसे वैसे उन्हें पता है खाली पेट लेना है, मगर ये कि कैसे लेना है, क्या रूल्स हैं, वो आपसे पूछना चाहूंगी। जी, थायरॉक्सिन जो है बेस्ट जो तरीका है लेने का मेडिसिन, वो सुबह नहर पेट लेना है। जी, ठीक। जैसे आप सुबह उठ गए, आप ब्रश कर लिए, तो आप मेडिसिन आपको ले लेना है, और मिनिमम 30 मिनट्स, हाफ एन आवर, आधा घंटा आपको कुछ नहीं खाना है, यानी ना आपको चाय पीनी है, ना दूध पीना है या कुछ खाना है, कोई खाना भी नहीं। ठीक, 30 मिनट्स तक आप वेट कर लें। ठीक। जैसे क्या मसला है, आप सुबह में अगर फजर में उठ गए मसलन, आप गोली खा लें, आप फिर सो जाएं, फिर खाना खाने को मसला नहीं, ये जरूरी तो नहीं कि आधा घंटा, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो इसको इसलिए सुबह में लेते हैं क्योंकि हमको सुबह में थायराइड हार्मोन की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है। और इसको इसलिए नहर पेट लेना है क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन जो होता है, तो वो नहर पेट में ही ज्यादा अच्छा होता है, रिलायबल है। ठीक है। खाने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन काफी कम हो जाता है। ठीक। जैसे कि मैं 100 अगर दिया आपको गोली, तो पूरी 100 माइक्रोग्राम्स वो एब्जॉर्ब नहीं होगी पूरी तरीके से, तो आपको फिर वो पूरा फायदा नहीं होगा उसकी वजह से। जी। अब जो दूसरा जो मसला आता है कि रमजान में मसला आता है कि भाई रमजान में कैसे लें, तो अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि भाई रमजान में हम क्या करें। अब रमजान में तो एक हल ये है कि आप इफ्तार में ले लें, जैसे ही आप अज़ा हो गई तो आप पानी के साथ आप जो है गोली ले लें, और फिर आप एक आधा घंटा इंतजार कर लें, तो ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका हो सकता है। अब अगर इस पर अमल अगर नहीं हो रहा है, अगर मुश्किल है, तो फिर आप अपना रूटीन, अपना खाना वगैरह खा लें आप, फिर आप 4 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। ठीक है। फिर आप 4 घंटे के बाद आप गोली ले लें, और फिर आधा घंटा आपको वेट करना है। ठीक है। उसके बाद फिर आप अपना जो है, आप सहरी है या जो है आप कर सकते हैं। और इस तरह दूसरे भी, जैसे तमाम हमारे यहाँ पे लिसनर्स हैं दूसरे रिलीजन से भी हैं, तो अगर जैसे कि सुबह वो नहीं ले सकते और ब्रेकफास्ट कर लिया, तो उसके बाद वो इस तरह ये पूरा सेटअप कर सकते हैं कि उसके बाद 4 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद वो वही कंडीशन आ जाती है कि हम जैसे खाली पेट हैं तो वो ले सकते हैं। हम ऐसा तो रेकमेंड तो नहीं करते यूजुअली, कभी कभी जैसे हम बोलते हैं कि कभी अगले दिन आप 2 गोली ले लें। अच्छा, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा लेना भी सही नहीं है, लेकिन अब ये एक ऑप्शन है अगले दिन। अगर ये कि रूटीन नहीं बना सकते, अगर आप जैसे कि आप मसला आपका डोज आपका काफी ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे कोई 200 ले रहा है तो 400 हो जाएगा। अच्छा, तो 400 फिर आपके दिल की रफ्तार काफी बढ़ा सकता है। ठीक, तो ये मसले हो सकते हैं। तो इसीलिए बेस्ट है कि आप हर दिन एक अलार्म सेट कर लें और आप ले लें। ठीक है। या फिर आप अपने डॉक्टर से बात करके उसको कुछ मॉडिफाई कर लें डोज को, जैसे कि हफ्ते में 5 दिन लेने वाला प्रोग्राम बना लें, या 6 दिन, या 1 दिन आप मिस कर ली तो मसला है। ऐसा कुछ भी हम तरतीब करते हैं कभी कभी पेशेंट्स को। अच्छा, हफ्ते में आप सिर्फ 6 डेज लीजिए, 1 डे ऑफ, या 5 दिन लीजिए, 2 डेज ऑफ, ऐसा कभी कभी आप इंडिविजुअलाइज करते हैं ट्रीटमेंट। ठीक है, जी, वो अलग से होता है जी, और जो पेशेंट है उसकी कंडीशन के ऊपर होता है। ठीक है। तो ये डॉक्टर्स ही रेकमेंड कर सकते हैं, वरना तो नॉर्मली जो बेस्ट जो तरीका है, रिकमेंडेड तरीका है, वो रोजाना लेना है। जी जी। और इसी तरह से वो जो तरीकाकार है वो इस तरह से है कि वो तभी उसका इफेक्ट होगा कि जैसे आपने बताया कि कम से कम आधा घंटा जो है वो उसके बाद वो निहार मुंह जैसे हम कहते हैं कि वो लिया जाए। उसके बाद फिर जो है आप अपने रूटीन का ब्रेकफास्ट जो भी आपने खाना है वो लिया जा सकता है। और एक चीज ये होती है कि इसके साथ में कोई दूसरी गोली नहीं लेना चाहिए। जैसे कि पेशेंट्स क्या करते हैं, इसके साथ में जो है सप्लीमेंट्स, दूसरे विटामिन की गोली या आयरन की गोली लेते हैं। ठीक है, वो नहीं लेना इसके साथ में। अच्छा, सिर्फ यही गोली लेना होती है। ठीक है, कोई भी सप्लीमेंट वगैरह नहीं ले, वो आप दूसरे टाइम पे ले लें, आप लंच में ले लें या डिनर में ले लें, चल जाएगा। ठीक। और इस तरह से भी वैसे भी आमतौर पर ये कहा जाता है सप्लीमेंट है या आयरन है तो वो अभी फूड मतलब आप खाने के साथ लें, तो ये आपने निहार लेना है। तब इसके अलावा कुछ और मेडिसिन भी डॉक्टर साहब होती हैं, वो भी वो मतलब नहार मुंह लेना है, तो क्या वो उसके साथ ले सकते हैं कि इसको खाली ही लें? बेस्ट तो वही कि इसको अकेले ही लें, बेस्ट है। और उसको फिर थोड़ी देर के बाद आप मतलब अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है। ठीक जी। बास पेशेंट्स कॉर्टिसोल पे होते हैं। जी, तो उनको वो गोली भी सुबह ही लेना होती है। ठीक है, तो उसको आप कंबाइन कर सकते हो, का मसला है। लेकिन बेहतर ज्यादातर आप जो भी आप कर रहे हैं, आप मेक श्योर कि आप एक
4 to 6 वीक्स के बाद आप एक टेस्ट कर लेके देख लें आप कि ये स्ट्रेटेजी सही हो रही है आपके लिए, जम रही है नहीं जम रही है। आपके थायराइड हार्मोन्स बिल्कुल नॉर्मल में है, कोई मसला नहीं है, आप इस पर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। इसमें डाइट का कोई ऐसा इशू है? डाइट का कोई ऐसा मसला नहीं है। आप कौन सी डाइट इस्तेमाल की जाए, क्या किया जाए इस तरह? ये फंक्शन का प्रॉब्लम है, थायराइड का फंक्शन का प्रॉब्लम है, तो क्योंकि थायराइड हार्मोन कम बना रहा है तो फंक्शन कम है इसका, तो उस डाइट से कोई मसला नहीं है। आप कोई भी हेल्दी अपनी नॉर्मल डाइट सकते हैं। ठीक है ठीक है। अगर वो उसी तरह के अगर कोई और कंडीशन साथ साथ हैं तो वो उसके मुताबिक फिर बिल्कुल, अगर हार्ट किसी को हार्ट का मसला है, डायबिटीज का है तो फिर उसके हिसाब से आप डाइट, या लीवर का मसला है या किडनी का मसला है तो उसके हिसाब से जो डाइट है फिर वो डाइट, वरना तो हाइपोथायराइडिज्म के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है। मगर ये कि अपनी केयर आपको बहुत करनी है। कोई भी इस तरह का कोई सिम्टम, कोई अलामत सामने आए तो उसे आपने डॉक्टर से जरूर करना है। और जो डोज एडजस्टमेंट की आपने बात की वो बहुत अहम है, और उसमें ज़्यादातर यही होता है कि वो टाइमिंग्स का कुछ इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कि जैसे ली है उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट के बाद वो ब्रेकफास्ट इस तरह से कर लिया जाता है, तो वो नहीं, कम से कम आधा घंटा उसके बाद आप जितना मर्जी टाइम ले सकते हैं, मगर इतना लेना बहुत मिनिमम जरूरी है। ठीक है जी डॉक्टर साहब, ये बहुत अहम पॉइंट्स है जो मैं बार बार रिपीट भी करके आपसे पूछ रही हूँ। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। ये प्रोग्राम जैसे हेल्थ गाइड है, और ये जो प्रोग्राम है अगर आप दोबारा सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं सैटरडे यानी हफ्ते के रोज सुबह 10 बजे और इतवार को रात 11 बजे ये दोबारा पेश किया जाएगा। और सामान्य मतलब इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से डॉक्टर सदीक मसूद और फौजिया शफीक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में भी ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। कतर का पहला